हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों, हमने पहले वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें हमने बताया था कि कैसे हम पढ़ेंगे और कौन कौन से क्लास को हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, क्योंकि और सेमेस्टर का आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का इस बार यूट्यूब पे चल रहा है। तो आज के क्लास में हम बीएससी थर्ड सेम के सिलेबस की बात करेंगे और उसमें कैसे क्या सिलेबस है, क्या उसका पूरा सिनारियो है, उसको हम डिस्कस करते हुए एक एक टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताते हुए अब बीएससी अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, बीएससी थर्ड सेम, नॉट थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड सेम जूलॉजी। ठीक, जूलॉजी के सिलेबस की बात करें तो जूलॉजी का सिलेबस क्या है भाई? जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, क्या है बोलो? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, बायोटेक्निक। ठीक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, ये आपका सिलेबस है। अब इसमें भाई हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 3 चैप्टर आपका ये बायोलॉजी में कवर अप करेगा, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक बायो इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें बायोलॉजिकल टूल्स के विषय में पढ़ेंगे, एंड बायोटेक्निक कि बायोलॉजी में कौन कौन से टेक्निक हम अप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे बच्चों कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आखिर होता क्या है। आप जानते हैं कि जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन का। किसका बच्चा? सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन। सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन क्या होता है? आप ये क्लास 12 की चीजें हैं जो आप लोग पढ़ चुके होंगे ना। सेंट्रल डोग्मा में आप लोग पढ़े होंगे कि डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। बोलो भाई। और डीएनए से आरएनए, और वह आरएनए कौन सा? यानी एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। बोलो, क्योंकि डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है ये कह सकते हो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है ना। इसका जो इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए को भेजा जा रहा है, और एमआरएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन बनने के लिए क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है तो इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं ना। रिप्लिकेशन एंजाइम वगैरह यूज किया जाता है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करें, है ना। और डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एमआरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन। बच्चों, किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन बोलते हैं। और यह सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन कैसे होता है? ये पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी पे बेस्ड है कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट कैसे एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट कैसे प्रोटीन बनाता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे ये कोई अगर लिविंग सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल, तो बाहर से जैसे आप प्रोटीन खाते हैं ना, लेकिन आपके सेल के अंदर भी प्रोटीन बनता है। जैसे ये सपोज दैट ये सेल का ये न्यूक्लियस यानी यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो न्यूक्लियस वेल डिजर्व है किसी भी सेल में, तो वो कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। और अगर न्यूक्लियस वेल डिजर्व नहीं है किसी भी सेल में तो कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये आप पीछे पढ़ चुके होंगे ना। तो अब भाई ये सेल के बीच में न्यूक्लियस,
इसी न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो डीएनए वगैरह रहेगा वो डीएनए आरएनए बनाएगा, यानी मैसेंजर आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ न्यूक्लियस में हो जाएगा, और इसी एमआरएनए से फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोसेस कहाँ होता है, आपके साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ना। लेकिन अब डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन बनाएगा। बोलो भाई ना। तो डीएनए का जो स्मॉलर ट्रांसक्रिप्ट या उसका जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास होता है जीन। क्या होता है, जीन। और यही जीन जिसको हेरिडिटी का यूनिट बोलते हैं या डीएनए का सबसे स्मॉलर पार्ट बोलते हैं ना, जो क्या करता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है ना। जैसे आपके पास जो जीन होगा ना, आपके आंखों के लिए अलग जीन, आपके बालों के कलर के लिए अलग जीन, आपके स्किन कलर के लिए अलग जीन ना, सब ये आप अपने पेरेंट्स से प्राप्त किए होंगे। पेरेंट्स बोले तो माता या पिता से, ठीक है, माता पिता से आप गेन किए होंगे, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार जो डीएनए इसमें है, डीएनए आरएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। यही टोटल कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे बच्चा आप, कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरा पढ़ोगे, कि तमाम एंजाइम यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रकार का होगा। इसमें आप जेनेटिक कोड पढ़ोगे, आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ोगे। 64 कोडान होते हैं, जिसमें 61 कोडिंग और 3 आपके नॉन कोडिंग होते हैं, सब हम बताएंगे ना। उसके अलावा आप राइबोसोम पढ़ोगे, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम ही ऐसा ऑर्गेनेल है जिसपे वह अमीनो एसिड आके उसी पे जुड़ेगा और प्रोटीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और प्रोटीन बनने के लिए 20 अमीनो एसिड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सेल में जब ये प्रोटीन सिंथेसिस होके प्रोटीन बनेगा, तभी ये सेल का क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। जब ये सेल मैच्योर्ड होगा, डिवीजन करेगी। अब ये डिवीजन करके एक सेल 2 सेल में बनी ना, तो इस सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए क्या करेगा, कि प्रोटीन बनने की आवश्यकता हो ना। भगवान बहुत समझदार थे, तो जानते थे, क्या जानते थे, कि ये बकलोल है, कि कभी प्रोटीन ही ना खाए या प्रोटीन बॉडी में रहबा ही नहीं करे। जैसे बाहर से हम प्रोटीन लेते हैं मसल्स और सेल, उन सबके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपके सेल के अंदर सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन के द्वारा क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है, जिससे उस सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट टाइम बाय टाइम होता रहता है, ठीक। तो यही पूरा प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं इसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चा, वो क्या है, उसका नेम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, डायग्राम बनाओ थोड़ा, तो डायग्राम बनाओ। उसी डायग्राम से हम पूरा आपको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करा देंगे, समझा देंगे उसी डायग्राम से। डायग्राम बनाओ नितिन, डायग्राम बनाइए। अच्छा, ये जो 2 क्रोमोसोम के आर्म को जो जोड़ता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, जो 2 क्रोमोसोम आर्म को जोड़ता है
पीछे आप लोग पढ़े होंगे, बोलो। एक गधा हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं ना। आप लोग सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम पढ़े होंगे, सेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ये पढ़े होंगे ना। तो अब ये क्या है? ये आपका क्रोमोसोम। डायग्राम बनाइए। ठीक, एक्सॉन और ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चा? इंट्रॉन। इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन में आई होगा ना? हाँ, इंट्रॉन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ठीक, इधर देखिए। अब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन होता है क्या? हमने आपको बताया था कि जो फाइन स्ट्रक्चर जीन है ना, ये क्या है? जीन पहले जानते हैं भाई, जीन हेरिडिटी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना। अब ये जीन जो हेरिडिटी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये कि भाई क्या क्या करता है कि इसमें एक इंफॉर्मेशन छुपी रहती है ना, और वह इंफॉर्मेशन जो क्या किया जाता है कि जो mRNA बनाने के लिए यूज किया जाएगा, फिर आगे प्रोटीन बनेगा। समझे कि नहीं? तो अब ये जो जीन होता है, जीन का कैसा स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में हम क्या स्टडी करेंगे? जीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है और जीन का कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं तो वही क्या कहलाता है? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द जीन कहलाता है ना। क्योंकि डीएनए अगर हम देखेंगे भाई, डीएनए कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम के ऊपर ना, और जीन कहां पाया जाता है? डीएनए के ऊपर ना। तो अब अगर हम देखेंगे कि जो जीन होता है ना, ये डीएनए का, या मान लीजिए ये आपका जीन है। अब इसी में क्या होता है? दो रीजन होता है, एक आपका क्या होता है? एक्सॉन होता है, और दूसरा का आपका इंट्रॉन होता है। तो यही एक्सॉन, इसको कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। एक्सॉन को क्या बोलते हैं? कोडिंग सीक्वेंस। और इंट्रॉन को क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस ना। एक्सॉन को क्या बोलेंगे? कोडिंग सीक्वेंस, और इंट्रॉन को क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग। कोडिंग मतलब ये कोड करता है, कोड करके मतलब यही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और ये जो इंट्रॉन होता है, ये क्या कर दिया जाता है? ये टर्मिनेट कर दिया जाता है ना, या रिमूव कर दिया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल क्या पाया जाता है? एक्सॉन पाया जाता है। ठीक है, तो यही एक्सॉन जो कोडिंग सीक्वेंस इसको बोलते हैं। कौन सा सीक्वेंस? कोडिंग सीक्वेंस। तो ये जैसे भाई जीन, ये
लंबे एसिड साइट के रूप में रहेगा। जैसे डीएनए अगर हम मानते हैं तो भाई डीएनए मोस्टली एक सेल के अंदर जो डीएनए का लेंथ होता है लगभग 2.2 मीटर का होता है। डीएनए का लेंथ एक अगर सेल में, यूकैरियोटिक सेल में अगर हम डीएनए की बात करें तो उसका जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है, इसका डीएनए का लेंथ ना। लेकिन भाई अब डीएनए का लेंथ इतना है एक सेल के अंदर ना, इतना बड़ा डीएनए आपके शरीर में पाया जाता है कि अगर उसको हम निकाल दे ना और उसको हम खोल दे तो वो क्या होगा, तो भाई वो पूरे पृथ्वी को आप 2-3 क्वाइल्ड के रूप में ऐसे क्या कर सकते, उसको लपेट सकते, या सूर्य भगवान से 2 बार दर्शन कर सकते ना, दर्शन करने जा सकते हो आप सूर्य भगवान का। बचोगे, उनका दर्शन करने जाओगे, क्या हो जाओगे, जय सिया राम हो जाओगे। बोलो भाई ना। तो अब लेकिन बात आती है भाई उस सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए, आपका सेल बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक, उसमें 2.2 मीटर यानी 1 मीटर में 3 फीट यानी 3 दूना 6-7 फीट का डीएनए पाया जाता है। तो आप बताओ भाई कि जैसे एक सेल है, उस एक सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए, एक सेल का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो किसके कारण वो डीएनए, इस इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होता है? बोलो। ये बीएससी फर्स्ट सेम के टॉपिक है, आप लोग साइटोलॉजी में जब पढ़ा रहे होंगे हम तो बताए होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है इतनी बड़ी लेंथ है तो कैसे उस छोटे से न्यूक्लियस में आ जाएगा। बोलो भाई। जैसे सपोज दैट ये देखो, ये कमरा आपका कितना 10 बाई 10 का है, हम इसमें कहें कि आपको 500 मीटर रस्सी रखना है तो कैसे रखोगे? उसको हम मोड़ के रख देंगे, ऐसे क्वाइल्ड अगर हम कर दे तो 500 मीटर रस्सी 10 बाई 10 के रूम में क्या हो सकता है, आसानी से आ सकता है। बोलो भाई। तो उसी प्रकार इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। बोलो गधों, बताए थे हम। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या हो जाएगा, इसे उलझ जाएगा, ये जो भुंजिया जाएगा ना, क्योंकि डीएनए पे आपका निगेटिव चार्ज और प्रोटीन पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ये बताए थे हम। यही हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को होता है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। जब तक सेल का अस्तित्व है तब तक ये डीएनए प्रोटीन के साथ अलग नहीं हो सकते। बोलो भाई। अब प्रोटीन वो डीएनए के साथ कहां बाइंड हुआ, इसीलिए कि वो डीएनए को क्वाइल्ड कर सके, उसका सुपर क्वाइलिंग बना सके ना, जिसके कारण ये डीएनए आपका क्या होगा, इसे क्वाइल्ड होके आसानी के साथ इस न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है। इसको डीएनए सुपर क्वाइलिंग भी बोलते हैं, क्लास 12 में आप लोग पढ़े हो, समझना है कि नहीं। लेकिन और हाँ, डीएनए जो यूकैरियोट का डीएनए वो कैसा होता है, शेप में कैसा होता है यूकैरियोटिक डीएनए? कुछ नहीं पता, खाली खाए गलहा मतीन सोवत जा एक एक अढ़ैया ना, खा सोवा, यह हाल था। इधर देखो, डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो वो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। समझना है कि नहीं। डीएनए 2 प्रकार का, शेप के अनुसार, एक लीनियर डीएनए। अगर सोचो, अगर ये डीएनए यूकैरियोट का सर्कुलर होता तो आसानी से आ जाता ना, गोलाकार होता न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस भी गोलाकार है। लेकिन ये लीनियर है, लंबा है, तो बिना क्वाइल्ड किए वो आसानी से आ सकता है उसके अंदर, कभी नहीं आए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है। उसका डीएनए कैसा है, उसका डीएनए खुद सर्कुलर है, तो उसको प्रोटीन बनाने की, प्रोटीन के साथ जुड़ने की क्या आवश्यकता है यार, बोलो। यही बात होती है, ठीक है। तो आपका ये है कि भाई हमने बताया फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में इसमें 2 रीजन, एक एक्सॉन और एक इंट्रॉन। एक्सॉन कोडिंग रीजन और इंट्रॉन आपका नॉन कोडिंग रीजन। और यही देखो, ये क्रोमोसोम का आर्म है, ठीक है। इसी में डीएनए, और इसी डीएनए का ये जो स्मॉलर यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये जीन आपका ऐसे प्रेजेंट रहेगा, और यही जीन क्या किया जाएगा भाई, ये इसका जो
कोडान है, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए बनाने के लिए यूज किया जाए। समझे कि नहीं? ठीक, डायग्राम ये बना लीजिए। नितिन हमको हो दो मोबाइल नेट ऑन किए, नेट ऑन करके किसी को थोड़ा सा लिखा दें। हाँ देखो भाई, सिलेबस आपका ये बायोलॉजी का कह सकते हैं कि एकदम जान है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपका ना, तो आपको अच्छे से इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए लिखिए इसमें, नितिन लिखो। ठीक है, जीन इज द unit of gene is the unit of heredity full stop. A gene is a specific sequence of DNA which contain genetic information, क्या लिखे, इंफॉर्मेशन, which required for formation of specific protein फुल स्टॉप कर दीजिए। उस दिन जो नोट में लिखा है थोड़ा मुझे दिखाइए। पैरा चेंज करके नीचे से लिखिएगा, इसके लिखो, पीछे एकदम लिखो। देखिए, फाइव स्ट्रक्चर ऑफ जीन रेफर टू फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन रेफर टू डिटेल ऑर्गेनाइजेशन
and composition of detail, organization and composition of a gene, composition of a gene at the molecular level, at the molecular level. Full stop. Gene contain specific character, लिखो भाई, gene contain specific character which transmit the genetic character from one generation to next generation, पैरा चेंज करके नीचे से, द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, लिखो, द स्ट्रक्चर ऑफ जीन कंटेन two region, the structure of gene contain two region, REGION. पहला कोडिंग रीजन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सॉन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सॉन, EXON. दूसरा नॉन कोडिंग रीजन, ब्रैकेट में इंट्रॉन. नॉन कोडिंग रीजन क्या है भैया, इंट्रॉन, और कोडिंग रीजन क्या है, एक्सॉन. यही दोनों और लिख लीजिए, पहला हेडिंग करिए एक्सॉन या कोडिंग रीजन. इसमें लिखिए इट इज द मेन रीजन ऑफ a gene which responsible for protein formation by transcription and translation process. दूसरा लिखेगा नॉन कोडिंग रीजन या ब्रैकेट में इंट्रॉन. दूसरा क्या लिखेंगे, नॉन कोडिंग रीजन ब्रैकेट में इंट्रॉन. इसमें लिखे डैश करके it does not participate in protein synthesis, so इसलिए it is called
non coding region. So it is called non coding region. Full stop. Intron are removed. Intron are removed during RNA प्रोसेसिंग. RNA जब प्रोसेसिंग होगा ना, तो उसी दौरान ये क्या किया जाएगा, जो इंट्रॉन होगा ये रिमूव कर दिया जाएगा. जैसे सुनो, जैसे आपके शरीर में किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो तो उसको आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ना. जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया ना, प्रोटीन भाई आपकी बॉडी में जो अमोनिया है वो यूरिया के रूप में कन्वर्ट होता है ना. कुछ प्रोटीन सबस्टेंस जो होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में रहते हैं, वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, और वही यूरिया आपके कहाँ जाता है, आपके ब्लड में रहता है. वह ब्लड से फिर किडनी में जाता है. फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़े थे. और किडनी में क्या होता है, ब्लड आपका फिल्टर्ड किया जाता है, छाना जाता है, और छानने के बाद जो यूरिया होता है वह यूरिया छान के कहा भेजा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में. और वह यूरिनरी ब्लैडर से टाइम बाय टाइम हम उसको बाहर निकाल देते हैं. अगर वही यूरिया आपके शरीर में वो बाहर ना निकले तो टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में बढ़ जाएगा. क्या बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता या जहर बढ़ फैल जाएगा, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकता है. समझना है कि नहीं. तो इसीलिए इसमें जब ये नॉन कोडिंग है ना, तो नॉन कोडिंग है भाई, तो उसको रिमूव कर दे, क्या इसकी आवश्यकता है. और जो कोडिंग है एक्सॉन, ये कोड करके आरएनए के लिए यूज होगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा. समझना है कि नहीं. तो ये आपका क्या रहा भैया कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में आपके दो रीजन, एक्सॉन और इंट्रॉन. इसमें कुछ और एलिमेंट पाया जाता है, जैसे रेगुलेटरी एलिमेंट पाया जाता है ना, और तमाम आपके प्रमोटर इसमें रीजन होता है. प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है ना. तो ये सब होते हैं, क्योंकि रेगुलेटर जीन आप अभी ये प्रोसेस आप ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ रहे हैं, फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन दोनों पढ़ोगे. क्योंकि भाई अगर कोई चीज फालतू बन रहा है, प्रोटीन जैसे आपके सेल के अंदर फालतू बन रहा है ना, तो भाई एनर्जी वेस्ट होगा ना. क्योंकि ये जो सेंट्रल डोग्मा फॉर्मेशन होके प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा, उसमें एनर्जी एग्जॉस्ट होगा, एटीपी खर्च होगी. तो फालतू बनता रहे तो क्या होगा भाई, तो एनर्जी वेस्ट होगा बॉडी का ना. तो जिसके कारण उसमें कुछ रेगुलेटरी ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं कि भाई ये प्रोसेस फालतू या अनायास रूप से ना हो ना. जैसे तुम लोग फालतू कहीं टहलते रहते हो बिना किसी टारगेट के ना, घूम टहल के आओगे घरे, फिर क्या कहोगे, मम्मी खाना दो, मम्मी डांटेंगी, घूम रहा था भाई क्या भूख लग गया, कहते ना. तो भाई घूम के टहल के आओगे तो एनर्जी वेस्ट होगा फालतू. लेकिन वही अगर आप पढ़ने में अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे तो भाई खाना मांगे जाएंगे, मम्मी आराम से कहेंगे आओ बच्चे, अरे बेटा आओ खाइए. सही कहते हैं, यही बात होती है. ठीक है. तो इसीलिए इसमें एक्सॉन यूज किया जाएगा और इंट्रॉन रिमूव कर दिया जाएगा आगे आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान. ठीक, आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में हम सेकंड लेक्चर जो होगा फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट. और जो चैनल पे जो नए होंगे उसको सब्सक्राइब करके उसको शेयर कीजिए एक दूसरे से. थैंक यू.